नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लिक्विड डिस्टर्ब्ड बाय स्टीयरिंग कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू इस प्रॉपर्टी ऑफ। अगर एक लिक्विड को हम डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, या यानी कि मान लीजिए एक कंटेनर है, उसके अंदर अगर अगर मान लीजिए आपने चम्मच डाल दी है, ठीक है, चम्मच डालने के बाद आपको पता है एक वेव बनेगी इसके अंदर, और कुछ टाइम बाद वो वेव खत्म हो जाएगी। वो खत्म होने की वजह पूछ रहा है कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये वेव खत्म हो जाती है या लिक्विड आपका रेस्ट के ऊपर आ जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है डिफ्यूजन, तीसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी, या चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होना चाहिए। विस्कोसिटी। सर विस्कोसिटी, बिल्कुल विस्कोसिटी। बिल्कुल ठीक है बेटा। विस्कोसिटी क्या होते हैं? विस्कोसिटी होता है रेजिस्टेंट टू फ्लो। ठीक है, विस्कोसिटी का सिंपल सा मतलब होता है जो फ्लो को रजिस्ट करे, फ्लो को कम करे या रोके। तो कुल मिला के यहाँ पे फ्लो चल रहा था, इस फ्लो को कौन रोकेगा? तो विस्कोसिटी रोकेगी, बिल्कुल ठीक बात है। और विस्कोसिटी का हमेशा आपको ध्यान रखना है, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इज द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू रेजिस्ट द फ्लो। ठीक है भाई, कोई भी लिक्विड है आपके पास, तो वो उसकी टेंडेंसी हमेशा फ्लो करने की होती है। आप फ्लूइड बोलते हो किसी भी लिक्विड को। अब देखिए विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी इस फ्लूइडिटी को रोकने की कोशिश करती है, फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। किस तरह से कोशिश करती है? अगर लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो लिक्विड क्या करेगा, अपने आप को एक शेप के अंदर रखने की कोशिश करेगा। जैसे कि कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर वाटर को देखोगे, ऑयल को देखोगे, और एक मान लीजिए हनी को देखोगे, तो वाटर जो है बड़े आसानी से फ्लो कर सकता है। आप नहाते हैं तब जो है टैप को ऑन करते हैं, फटाक से पानी निकल के आ जाता है। लेकिन वहीं पे कुकिंग करते समय ऑयल जब निकालते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है निकलने में। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है आपको। अब देखिए इसके अलावा अगर आप हनी के बारे में बात करते हैं तो हनी को और भी ज्यादा टाइम लगता है। आप इवन चम्मच से भी नहीं उतार पाते हो हनी को। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो कुल मिला के ये फ्लोइंग प्रॉपर्टी को रजिस्ट करता है। ठीक है, विस्कोसिटी की मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी, तो एक बार उसको देख लेना। तो कुल मिला के फ्लो को जो रजिस्ट करेगा या किसी भी लिक्विड को रेस्ट पे लेके आएगा, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और विस्कोसिटी जो है टेम्परेचर के हिसाब से घटती भी है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, आप कभी भी करके देख लेना। अगर शहद को थोड़ा सा गर्म करोगे तो वो जल्दी पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक है, एक तो आप नॉर्मल पानी के अंदर, नॉर्मल वाटर के अंदर शहद को घोलने की कोशिश करना। ठीक है, शहद को मिक्स करने की कोशिश करना। और एक दूसरा है थोड़ा सा, ये लगा लो वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर अगर आप शहद को मिक्स करने की कोशिश करोगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये फोर्थ क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये एक्सरसाइज 2 चल रही है, जिसको पेज नंबर नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 चल रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एडेड। Sir, we have to write MCQs in our pair notebook. नहीं बेटा, कोई अगर एक्स्ट्रा चीज आती है तो उसको आप लिख सकते हो नोटबुक में। सारी चीजें नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आपको लगती है कि हाँ आपके बुक के अंदर नहीं लिखी हुई है या नोटबुक के अंदर नहीं मिल रही आपको, तो वो चीजें लिख सकते हो। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी चीज आएगी, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू आइस। अगर आपने आइस के अंदर कॉमन सॉल्ट ऐड किया है तो इसका क्या होगा? तो पहला ऑप्शन आपके पास इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, तीसरा ऑप्शन होगा इट्स मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट चेंज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन होगा आइस बिकम हार्डर। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए?
मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। अब देखिए, हाँ बेटा, आवाज सबको अच्छे से सुनाई दे रही है मेरी, या थोड़ा सा यस लाउड सर। बोलना? यस सर। देखिए, डिक्रीज क्यों होगा इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आइस जो भी होगी, ठीक है, ये मान लेते हैं आइस का एक क्यूब है, तो आइस क्यूब के सरफेस के ऊपर आपको लिक्विड वाटर मिलने वाला है। ये रेड कलर में मैं आपको लिक्विड वाटर दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जनरली क्या करते हैं, जब भी जहाँ पे बर्फबारी होती है या स्नोफॉल होती है, ठीक है, तो वहां पे बर्फ को हटाने के लिए क्या करते हैं, कॉमन सोल्ट डालते हैं, वहां पे नमक डालते हैं। भाई ये सड़कें हैं, सड़कों पर मान लीजिए बर्फबारी हो गई है, ठीक है, बर्फ पड़ गई बहुत सारी, तो इस बर्फ को हटाने के लिए क्या करते हैं, बर्फ को हटाने के लिए NaCl छिड़कते हैं इसके ऊपर। ठीक है, NaCl का स्प्रे करते हैं या छिड़कते हैं, ठीक है, या डालते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो NaCl जैसे ही डालते हैं तो ये बर्फ जो है पिघल के चलने लग जाती है, या कुल मिला के पिघल जाती है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये क्यों पिघलती है, इसकी वजह हमें जाननी है। ठीक है बेटा, अब देखिए होता क्या है, ये आइस थी आपकी, इसके ऊपर लिक्विड वाटर है, हल्का हल्का लिक्विड वाटर की लेयर होती है। ठीक है, आप जैसे ही नमक डालते हो इसके अंदर, आपने क्या किया, यहाँ पे NaCl डाल दिया। NaCl डालने की वजह से ये एक इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, ये जो लिक्विड वाटर की लेयर थी ये क्या बन गई, इम्प्योर बन गई। अब जैसे ही पानी इम्प्योर होता है, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही आपने पानी के अंदर प्योर वाटर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड की, तो आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा कम इसका। ठीक है, तो कुल मिला के इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होता है, ये एनर्जी इससे खींचता है। ठीक है, ये एनर्जी से खींचता है, और जो आइस आपकी है ये ओवरऑल वाटर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है। ठीक है, कुल मिला के क्या होगा, नमक मिलाने पर ये आइस आपकी जो होगी ये वाटर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से जो है हम बर्फीली जगह पे या जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होती है वहां पे सड़कों को इस टेक्निक से साफ करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे भी आपने क्या यूज किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज की है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस आर द सेम। तो ये बात आपको पता है, ये बात बिल्कुल ठीक है इसकी, कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सब्सटेंस के सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी का 0 डिग्री सेल्सियस ही मेल्टिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेल्सियस ही फ्रीजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड टेक्स प्लेस ओनली एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये बोल रहा है कि इवेपोरेशन जो है किसी भी लिक्विड का केवल बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो ऑप्शन आपका ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन हो सकता है। ऑप्शन सी आपके पास, प्योर वाटर हैज नो टेस्ट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर का भी आपको टेस्ट करने का मौका मिले तो वहां पे देखना उसका बिल्कुल टेस्ट नहीं होता है। प्योर वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है, वाटर अलाउज सनलाइट टू पास थ्रू इट। तो वाटर के आर पार जो है सनलाइट बिल्कुल जा सकती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द वाटर बॉइल्स व्हेन। पानी कब बॉयल करता है। पहला ऑप्शन आपके पास, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट की एक दूसरी डेफिनेशन लिखवाई थी, एडवांस डेफिनेशन करके। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखवाते हुए मैंने बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल यहाँ पे मैच करती है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे एक नया वर्ड डाल दिया, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जितना भी मतलब मैक्सिमम अमाउंट आप डाल सकते हैं उतना आप वहां पे जो है मैक्सिमम कैपेसिटी को उसको रीच कर चुका है। भाई किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है,
भाई मान लीजिए आपके पास एक वाटर है, वाटर का एक कंटेनर है, इसके अंदर आप चीनी कितनी मिला सकते हो, शुगर कितनी ऐड कर सकते हो, तो इसकी एक लिमिट होगी। जब ये लिमिट जो है अपनी रीच कर जाती है, लिमिट रीच कर जाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंडीशन बोलेंगे। और लिमिट के रीच करने के बाद इस सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हम सेकंड टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। इसी तरह से अगर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर भी आपको पता है वाटर कंटेंट का एक लिमिट होती है। उस वाटर कंटेंट की लिमिट के बाद जो है पानी अपने आप को कंडेंस करके वाटर की फॉर्म में निकल के बाहर आने लगता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जब बारिश के दिन चलते हैं, ठीक है, तो बारिश के दिन में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। अगर आप उस समय कूलर को चलाते हो, ये मान लीजिए कूलर है आपका, ठीक है, कूलर को ऑन करते हो विद वाटर, तो कूलर को जब पानी के साथ आप चलाते हैं, तो वहां पे आपको देखेगा कि आपके कमरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं सब गीले हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की अपनी एक कंडीशन है, अपनी अपनी एक लिमिट है कि उतना ये वाटर वेपर को जो है रख सकता है अपने अंदर, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप पानी डालोगे थ्रू कूलर, तो उसको क्या करेगा, ये कंडेंस करके वापस से जमीन पे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड का कुल मिला के मतलब ये है कि एक लिमिट है, उस लिमिट तक जब पहुंच जाता है तो वहां पे इसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये बात बिल्कुल गलत है। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी गलत है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी गलत है। यहाँ पे केवल इक्वल टू वाला आपका ठीक ऑप्शन रहेगा, बाकी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यूरिंग मेल्टिंग। आपको पता है टेम्परेचर जो है मेल्टिंग के दौरान सेम रहता है, while all the ice changes into water due to, ये कह रहे हैं कि मेल्टिंग के दौरान आपका टेम्परेचर सेम रहता है, जबकि आइस जितनी भी है वो सारी की सारी वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा क्यों। तो इसका ऑप्शन पहला आपको दे रखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको पता है मेल्टिंग के दौरान लेटेंट हीट यानी कि छुपी हुई हीट लगती है फ्यूजन के लिए, ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये बॉइलिंग के केस में लगती है। ठीक है, यानी कि अगर आप वाटर से वाटर वेपर बनाना चाहते थे, ठीक है, लिक्विड वाटर से वाटर वेपर बनाना चाहते थे, तब जाके वेपराइजेशन यूज होगी। ठीक है बेटा, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, तो ये ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, ये पूछ रहा है कि फ्यूजन जो है किस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, फ्यूजन किसको बोलोगे, लिक्विड इनटू गैस। सबसे पहले फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, फ्यूजन या मेल्टिंग जो है सेम प्रोसेस होते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट हो रहा है उसको हम, वही आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। लिक्विड इनटू गैस गलत बात है, सॉलिड इनटू गैस सब्लिमेशन होता है, सॉलिड इनटू लिक्विड ये बिल्कुल ठीक है, लिक्विड इनटू सॉलिड ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू ए बीकर फिल्ड विद आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, एक थर्मोमीटर डाल दिया इस एक बीकर के अंदर, जो कि जिसके अंदर आपका आइस पड़ा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, द बीकर इज हीटेड स्लोली, बीकर को हमने बिल्कुल आसानी से बिल्कुल स्लोली जो है हीट करना शुरू किया। द टेम्परेचर डज नॉट राइज फॉर सम टाइम, टेम्परेचर जो है कुछ समय तक राइज नहीं करता है, ये किसकी वजह से। तो ये भी आपको आंसर पता होगा इसका, फटाफट बताओ। चारों ऑप्शन देखो और चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। Sir, due to latent heat of हाँ बेटा, option लेटेंट B. हीट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट बोला तो नहीं है ना।
यहाँ पे सबसे Heat पहले was देखिए used आइस इज वेरी कोल्ड, तो ये तो use absurd बात है, गलत ice बात है। at 0 degree Celsius Heat at 0 Heat degree was used Celsius. for changing ice at 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये अल्टीमेटली लेटेंट हीट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन आइस, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन आइस, ये भी बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट सबलिमेट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सल्फर, कॉमन सॉल्ट एंड आयोडीन इज सब्लाइम्ड। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से आपका सेकंड टॉपिक के अंदर चला जाता है। वैसे मैं आपको Sir, बता देता हूँ। हाँ बेटा बोलिए। सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन किसकी है? बेटा ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इससे रिलेटेड ये दोनों बातें नहीं है, ठीक है। भाई आपसे पूछा जा रहा है आपकी हाइट कितनी है, आप बता रहे हो मेरा वेट 50 किलो है, तो रेलेवेंस भी तो होना चाहिए ना। तो डेंसिटी का यहाँ पे रेलेवेंस है ही नहीं। रेलेवेंस किस चीज का, लेटेंट हीट का है, और लेटेंट हीट का रेलेवेंस आपको केवल ऑप्शन बी में मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप जो है रेलेवेंस निकाल रहे हो, वो नहीं चलेगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी आपके सेकंड टॉपिक का आंसर क्वेश्चन है, सॉरी। व्हाट सबलिमेट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सल्फर, कॉमन सॉल्ट एंड आयोडीन इज सब्लाइम्ड। ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास एक मिक्सर है, ठीक है, उसके अंदर मिट्टी डली हुई है, सल्फर डला हुआ है, कॉमन सॉल्ट है यानी कि NaCl है, और साथ में आयोडीन है। अगर इसको आप हीट करते हो तो हीट करने पर इनमें से कौन सी चीज उड़ जाएगी, ठीक है। सबलिमेट का मतलब क्या होता है, जो उड़ के आपको चीज मिलेगी यानी कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो चीज कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आयोडीन जो है, आयोडीन सॉलिड, ये डायरेक्टली आयोडीन वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी डायरेक्टली क्या करता है, सबलाइम करता है, ठीक है। तो सब्लिमेट क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे डेफिनेटली सब्लिमेट आपको मिलेगा आयोडीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में डिटेल में अगेन मैं आपको बताऊंगा सेकंड टॉपिक के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड कैन बी चेक्ड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक लिक्विड का सिंबल सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अल्कोहल जैसे कि, ठीक है। अल्कोहल यानी कि इथेनॉल। अगर इथेनॉल की प्योरिटी आपको चेक करनी है तो आप क्या करो, इसका या तो मेल्टिंग पॉइंट पता कर लो या बॉइलिंग पॉइंट पता कर लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी चीज आप पता कर लो। और इथेनॉल का आपके पास पता होता है कि बॉइलिंग पॉइंट लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये 78 डिग्री सेल्सियस आता है इसका मतलब ये प्योर है। अगर 78 से ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये इम्प्योर होगा, ठीक है। तो आप कोई भी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पता करके किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमने वाटर की भी प्योरिटी चेक की थी, है ना। अगर वाटर की प्योरिटी चेक करनी है तो क्या करोगे, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पता कर लो। आपको पता है एग्जैक्ट प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इनमें से आपको जो है कोई भी चीज वेरी करती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब क्या होगा, वाटर के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी वहां पे प्रेजेंट है। अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है इसका मतलब ये इम्प्योर सब्सटेंस आपका कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा ये बात। वॉल्यूम से कोई बात नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता है कि प्योरिटी जो है कैसे पता करोगे। भाई आपके पास कोई लिक्विड है, लिक्विड के इंटर पार्टिकल स्पेस के अंदर कोई भी पार्टिकल आ सकते हैं, तो वॉल्यूम से कोई बात हम नहीं बता पाएंगे। उसके बाद सोल्युबिलिटी इन वाटर, सोल्युबिलिटी से कोई बात नहीं बता पाएंगे। सोल्युबिलिटी इन अल्कोहल, तो इन बातों से कोई रिलेवेंस होता नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करोगे, किसी भी चीज की अगर प्योरिटी पता करनी है तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली जाओगे, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, सब्लिमेशन इज इन्वॉल्व इन। सब्लिमेशन किसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है इंसेंस स्टिक एंड ओडोनिल। इंसेंस स्टिक और ओडोनिल, क्या ये बात ठीक है। ओडोनिल जो आप यूज करते हैं बाथरूम के अंदर,
तो वो सब्लिमेट करता है, ये सब्लिमेट करता है, लेकिन इंसेंस स्टिक में जो होता है ये सब्लिमेशन नहीं होता बेटा। इंसेंस स्टिक में आप क्या करते हैं, एक चीज को जलाते हो और जलाने के बाद उस इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स जो है अपने एनवायरनमेंट के अंदर घुल जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो है सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं कहलाएगा। कैम्फर एंड इंसेंस स्टिक, कैम्फर सब्लिमेट करता है, कैम्फर सब्लिमेट करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इंसेंस स्टिक फिर से सब्लिमेट नहीं करती है। परफ्यूम एंड ओडोनिल, अब देखिए परफ्यूम के अंदर लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक बात है, लेकिन ये भी सब्लिमेशन नहीं करता, ओडोनिल सब्लिमेशन करता है। नेफ्थलीन बोल, मैंने आपको नेफ्थलीन के बारे में बताया था, ये सब्लिमेशन करता है। और कैम्फर, कैम्फर भी सब्लिमेशन करता है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये बातें थोड़ा सा गौर से ध्यान रखना है। इंसेंस स्टिक में आपके सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं। ठीक है, अगरबत्ती में जो जिसकी वजह से महक होती है, वो महक सारी की सारी कहाँ जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर सॉलिड फॉर्म में ही जाती है, वो गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तभी तो आपको जो है धुआं धुआं दिखाई देता है। जो धुआं दिखाई देता है अगरबत्ती जलाने पर या धूप बत्ती जलाने पर, तो धुआं किस वजह से होता है, वो धुआं सॉलिड पार्टिकल की वजह से होता है। ठीक है, जो भी आपके इंसेंस स्टिक में सुगंधित पार्टिकल हैं वो डायरेक्टली सॉलिड ही निकल जाते हैं ड्यू टू बर्निंग। ठीक है, और परफ्यूम कैसा होता है, तो परफ्यूम आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड को आप सब्लिमेशन तो बोल ही नहीं सकते हो, लिक्विड का सब्लिमेशन थोड़े होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट हायर एल्टीट्यूड, इसका आंसर बताओ फटाफट क्या होगा, ज्यादा ऊंचाई पे क्या होता है। डिक्रीज, हाँ बेटा, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्या होगा। करता है, डिक्रीज करता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर कम हो जाता है, और आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग ए गैस इनटू लिक्विड। इसमें से आपने ऐसी कंडीशन बतानी है जिसमें आप किसी भी गैस को लिक्विड में बस बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, High pressure and low temperature. लो देखिए प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। गैस से लिक्विड में आप जो है सिंपली आप पढ़ते थे कि किसी भी गैस को लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो कूल कर दो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमने स्टेट ऑफ चेंज का चेंज जब देखा था तो वहां पे दो बातें पड़ी थी, एक तो टेम्परेचर का चेंज और दूसरा एक तो हमने देखा था हीट का एक्सचेंज, और दूसरा हमने पढ़ा था प्रेशर का चेंज। तो हीट के एक्सचेंज के लिए हम बोल सकते हैं कि कूल कर दो, कूल करने का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर कर दो। और दूसरा प्रेशर की कंडीशन हो सकती है। तो देखिए गैस की डेंसिटी होती है कम, ठीक है, गैस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, लेस होती है, और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब भी आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो लो डेंसिटी की चीज हाई डेंसिटी के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो हाई प्रेशर जब अप्लाई करोगे, हाई प्रेशर जब भी आप अप्लाई करोगे तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पर गैस से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसका मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर ये आपकी सबसे फेवरेबल कंडीशन होगी टू मेक दिस कन्वर्जन हैपन। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पता है दोनों बराबर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज लेस, गलत बात है। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस आर सेम न्यूमेरिकली, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई एनटीएससी की पुरानी प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुल मिला के 100 बॉइलिंग डिग्री पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 373 हाँ Kelvin. बिल्कुल ठीक है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना तो 273.15 आप ऐड कर देंगे, ये आपका केल्विन में आ जाएगा। एग्जैक्टली 373.15 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बाय विच प्रॉपर्टी आर गैसेस एंड लिक्विड डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड।
किस प्रॉपर्टी से गैसेस और लिक्विड जो है सॉलिड से डिफरेंट है? तो आपको पता है? मास, अरे देख तो लो भाई, सर फ्लूइडिटी, इस टिक के हिसाब से मत जाओ। सर फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी है भाई। गैसेस और लिक्विड क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। और सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। टिक के हिसाब से मत जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन ए बीकर व्हेन आइस कंप्लीटली मेल्ट्स देन लेवल ऑफ वाटर इन बीकर। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ये थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है। सर रिमेन्स द सेम, हाँ बेटा, रीजन बताओ क्यों सेम रहेगा? क्योंकि वर्ड के बीच में जो के बीच में तो स्पेस बचा हुआ है सर। आइस आइस का जो वाटर है वहाँ सही बात। ठीक है बेटा, ये इंटरपार्टिकल वाटर, स्पेस होता है। ये वाटर आपके पास, ये आइस है, ठीक है। अब देखिए फ्लोट, अगर ये वाटर, अगर ये आइस जो है वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो आइस के अंदर जितना भी इंटर पार्टिकल स्पेस होगा ना, वहां पे वाटर पहले से ही प्रेजेंट होगा। अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि आइस की, आपको पता है, वॉल्यूम ज्यादा होती है, तो जब ये लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा तो ओवरऑल वॉल्यूम का कम होना चाहिए, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जब भी आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आइस का इंटर पार्टिकल स्पेस है, वहां पे वाटर पहले से प्रेजेंट होगा, लिक्विड वाटर, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका आंसर होगा सी, रिमेन द सेम। ये बात सबको समझ में आई बेटा? ये बात सभी को समझ में आई? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए गैस इज, एक गैस का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा -80 डिग्री सेल्सियस। किसके इक्विवेलेंट है? केल्विन में आपने बदलना है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर 193 की। केल्विन। 273 ऐड कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये ध्यान रखना, केल्विन में कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए आपके, ठीक है। व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, जब कोई भी सॉलिड मेल्ट करता है तो इसका टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है, या पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ सब्सटेंस इट हैज शेप? किस स्टेट ऑफ सब्सटेंस के पास शेप होता है? तो सॉलिड के पास शेप होता है, बिल्कुल ठीक बात है। सॉलिड। द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज, 298 केल्विन का मतलब होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टेट ऑफ वाटर क्या होगी? लिक्विड होगा, लिक्विड। ठीक है। लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, look at figure and suggest in which of the vessel ABCD the rate of evaporation will be highest। इनमें से किस कंटेनर में इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होगा? बताओ। हाँ बेटा बताओ, इनमें से रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि सबसे ज्यादा सी में होगा। सर किस बेसिस पे मूविंग बता रहे हो? फैन सर, क्योंकि जो विंड है वो भी इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। देखिए इन दोनों का आपको सरफेस एरिया लगभग बराबर लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर फैन चला रखा आपने, यस सर। ठीक है। तो इसकी वजह से इवेपोरेशन इसका ज्यादा हो जाएगा। विंड स्पीड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Ice at -10 degree Celsius is heated slowly until the water formed starts boiling. The temperature time plot that will, तो कुल मिला के टेम्परेचर टाइम प्लॉट आपने बताना है इसमें। ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको नोट्स में करवाया हुआ है, ठीक है। तो बताओ कौन सा ग्राफ ठीक होगा? इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है? थर्ड 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 ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है।
सी होगा इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना -10 डिग्री सेल्सियस से पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर इंक्रीज होगा और फिर कांस्टेंट रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो क्वेश्चन आपने कर ही रखा है, इसको तो क्या ही करेंगे, ठीक है। कर ही सकते हो भाई सभी इसको। सॉलिड से डायरेक्टली गैस सब्लिमेशन, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड फ्यूजन, क्या होगा, फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस इवेपोरेशन, बॉइलिंग, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, ठीक है, गैस से सॉलिड डेपोजिशन। तो सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट कर्व ऑफ ए प्योर सब्सटेंस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज शोन। इनमें से आपने बताना है। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट पॉइंट ए बी सी डी ई। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। और फटाफट बताओ ये किस सब्सटेंस के लिए बात चल रही है। यहाँ पे टेम्परेचर देख के आपको पता होना चाहिए कि किस सब्सटेंस के लिए ये बात वाटर के लिए चल रही है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉयल 100। तो स्टेट बता ही सकते हो, मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को आपने खुद ही करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गिव 2 रीजंस व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। बताओ। ये पूछ रहा कि लिक्विड को लिक्विड में मिलाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हो तो कुल मिला के डिफ्यूजन किस बात पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब दोनों आपने लिक्विड ले लिए हैं तो दोनों लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब डिफ्यूजन जो है आसानी से हो पाएगा। अगर आपने एक सॉलिड ले लिया और एक लिक्विड ले लिया तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये तो डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा लेकिन इसको टाइम लगेगा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसका रीजन दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आंसर आ जाएंगे। और देखिए अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, जल्दबाजी से तो नहीं करेंगे लेकिन जल्दी करेंगे। हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ जाए क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है। सबसे पहले आज के लिए 2-3 मिनट का टाइम है, हम प्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं हल्की सी, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्योर वर्ड लिखा हुआ है, इस प्योर का मतलब क्या होता है, तो प्योर का मतलब क्या समझते हैं बेटा आप, बताइए मुझे। शुद्ध। शुद्ध, हिंदी में बिल्कुल ठीक है। और क्या समझते हैं इससे। देखिए प्योर या प्योरिटी के 2 कंसेप्ट हैं, ठीक है। एक तो जनरल कंसेप्ट है, एक हम पढ़ेंगे जनरल कंसेप्ट और दूसरा पढ़ेंगे हम केमिकल कंसेप्ट, ठीक है। जनरल कंसेप्ट के हिसाब से अगर कोई भी अल्टरेशन नहीं किया तो उस चीज को प्योर बोलते हैं। प्योर इज द थिंग विद नो अल्टरेशन, ठीक है। अगर आपने कोई भी गड़बड़ नहीं की है, कोई भी चीज ऐड नहीं की है तो उसको हम प्योर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब भी आप जो है दूध लेने जाते हो या दूध देके जाता है तो वो बोलता तो है कि ये बिल्कुल प्योर दूध है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करता है, पानी मिला देता है। तो उसने क्या की, कुछ अल्ट्रेशन की है, अडल्ट्रेशन की है, कुछ भी, ठीक है। तो मिल्क का प्योर होने का मतलब क्या होता है, मिल्क का प्योर होने का मतलब है जैसा गाय या भैंस ने दिया दूध वैसा वैसा अगर आपको मिल जाए तो प्योर है।
अगर उसमें कुछ पानी मिला दिया, सोडा मिला दिया, जनरली क्या करते हैं मिल्क के अंदर सोडा डालते हैं, ठीक है। सोडा क्यों डालते हैं इसकी वजह आपको बताई जाएगी, लेकिन जनरली अगर इस तरह की चीजें डाल दी जाती हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर मिल्क बोलेंगे, ठीक है। तो ये है जनरल कंसेप्ट आपके लिए। इसी तरह से बहुत सारी चीजों में आप यूज कर सकते हैं इसको, जैसे कि शहद खरीदने जाते हो, ठीक है, तो शहद को चेक करने के लिए ये देखते हैं कि उसके अंदर चीनी मिलाई गई है या नहीं मिलाई गई है, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको चेक करने के। जनरली आपको जो शहद मिलता है वो इम्प्योर मिलता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अल्टरेशन की होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप बोल सकते हो, या आप बहुत सारी जगह और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप जो है मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल लेने गए, ठीक है। अब मस्टर्ड ऑयल प्योर है या नहीं है कैसे चेक करोगे, तो चेक करने के तरीके होते हैं, वैसे तो आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो, लेकिन अगर आप सिंपली देखना चाहो तो क्या ये प्योर है, तो अगर डायरेक्टली सरसों से निकाला है, ठीक है, उसमें कोई भी एडिशनल पदार्थ नहीं डाला है तो वो प्योर होगा। लेकिन जनरली क्या करते हैं मस्टर्ड ऑयल के अंदर ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, ऑलिव ऑयल आता है सस्ता, ठीक है, और उसका फ्रेग्रेंस जो है लगभग इस जैसा ही होता है, तो इसके अंदर अल्ट्रेशन की जाती है, अल्ट्रेशन की वजह से क्या हो जाता है इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरल कंसेप्ट है जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है केमिकल कंसेप्ट के बारे में। केमिकल कंसेप्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।